संविधान, दो शब्दों से बना हुआ यह शब्द सम धन विधान, सम उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, आप सभी लोग जानते ही होंगे। इसका अर्थ होता है कि विधियों का समुच्चय जो किसी देश या राज्य को अधिशासित करे। अगर हम बात करें एक ऐसे चीज के बारे में जहां पर नियमों की क्या हो, श्रृंखलाएं, जिससे देश संचालित हो, देश के कुछ निकाय संचालित हो रहे हों, वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। जैसा कि मैंने आज की वीडियो की शुरुआत की जिस नाम से, तो आज हम उसका निर्माण कैसे हुआ उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हरिओम शुक्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं श्लोक शिक्षालय। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, और आज हम सभी लोग बात करेंगे संविधान निर्माण प्रक्रिया की, कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ और कैसे कैसे चीजें जो है आगे बढ़ी। हमने अपने संविधान की जो है पॉलिटी की पहली वीडियो डाल दी है। अगर आप सभी ने नहीं देखी है तो कमेंट जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगी, और वहां पर 1773 चार्टर एक्ट 1773 से स्टार्ट होकर के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक बताया गया है, और आज हम उससे आगे की परिचर्चा करेंगे। तो संविधान की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो संविधान का इतिहास, संविधान के इतिहास में बस मैं थोड़ा सा अंदर जाऊंगा और वहां से मैं लेकर के आऊंगा, और क्योंकि मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा आपको कि कैसे कैसे चीजें बनती चली गई। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि संविधान का जो निर्माण है, संविधान के निर्माण की सबसे पहले एक वो होती है ना कि शंका कैसे हुई, तो उसमें अगर हम बात करें तो जो संविधान की जो प्रारंभ देखी जाती है वो 1928 के नेहरू प्रस्ताव से देखी जाती है, नेहरू रिपोर्ट से देखी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है 1934 का दौर, जिसमें आते हैं आपके कौन, आपके आते हैं एम एन रॉय। कौन आते हैं? एम एन रॉय। ठीक है, उसमें अगर हम बात करते हैं एम एन रॉय के द्वारा किसकी दी जाती है, विचार दिया जाता है, और उनके द्वारा एक मांग रखी जाती है कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, आपको बता दूं जो एम एन रॉय थे एक जो है वामपंथी नेता थे, और उनका विचार था कि चीजों को जो है एक नियम के द्वारा, एक विधान के द्वारा संचालित किया जाए। इसी को आगे क्रम में बढ़ाते हुए 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान की मांग रखी जाती है, जो है संविधान बनाने के लिए जो है कि मांग अंग्रेजों के सामने रखी जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो समय आता है आपका कौन सा, 1938 का वर्ष आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य जवाहरलाल नेहरू मांग करते हैं संविधान की, और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि संविधान का निर्माण होगा, और वह निर्माण कैसे होगा, वो होगा वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वयस्क मताधिकार की मांग कब की गई थी, तो की गई थी 1938 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे उस समय आपके जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा की जाती है। तो ये मांग की जाती है, उसको कब जो है स्वीकृति मिलती है, तो वो मिलती है आपको 1940 के अगस्त प्रस्ताव के द्वारा उसको मान्यता मिल जाती है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो आता है आपका 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स में जो स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं वो अपने मंत्रियों के साथ में आते हैं, और वो क्या कहते हैं कि वो संविधान सभा को बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करने आते हैं। ठीक है, जिसको क्या किया जाता है, जिसको मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। और फिर आता है 16 मार्च आपका, समझ आएंगे, 24 मार्च 1946 को आती है आपका कौन सा, कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, और वो क्या करता है, भारत में संविधान निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभ जो है करता है। अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या है, लगभग मुस्लिम लीग असंतुष्ट ही रहती है, लेकिन और मुस्लिम लीग का यह पक्ष होता है कि दो राष्ट्र, मतलब कि जो आपका द्विराष्ट्र पद्धति थी, कि मतलब भारतीय अपना संविधान अलग बनाए और मुस्लिम जो लीग के जो सदस्य हैं वो अपने अलग बनाए संविधान। ठीक है, भारतीयों का मतलब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है, तो ये लोग अपने अपने अलग अलग बनाए, लेकिन कैबिनेट जो आपका होती है, ठीक है, कैबिनेट मिशन जो होता है इसके लिए एग्री नहीं होता है, और वो कहता है कि हम दो जो है संविधानों की जो अनुमति है वो नहीं देंगे। और वो फिर 16 मई 1946 को आपका पारित कर देता है, जो है कैबिनेट मिशन में पारित हो जाता है क्या, कि एक ही संविधान बनेगा। ठीक है, जिसमें समग्र भारतीयों का जो है क्या रहेगा, हस्तक्षेप रहेगा, सभी भारतीयों की जो है रूपरेखा से तैयार किया जाएगा। तो ये होता है कुछ आपका संविधान निर्माण की प्रक्रिया का इतिहास। और फिर जैसे ही आपका कैबिनेट मिशन में जो है संविधान निर्माण को अनुमति मिल जाती है, और फिर वहां से जो प्रयास स्टार्ट होते हैं, वहीं पर सबसे पहले अगर हम देख लें कुछ इतिहास की पंक्तियों से देखते हैं,
तो विचार सबसे पहले किसने दिया था, मैंने बताया आपको 1934 में एम राय के द्वारा दिया गया था। 1938 में नेहरू ने घोषणा की थी कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा ये वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा होगा, जैसा कि मैंने पूर्वतः आपको अभी अवगत कराया। आगे अगर हम बात करें संविधान सभा का गठन की, अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन की जो संस्तुति हुई थी, कब हुई थी संस्तुति, कब दी गई थी, 16 मई 1946 को दी गई थी, ठीक है। और ये संस्तुति दी जाती है तो यहाँ पर कुल सदस्य संख्या क्या होती है, 389 होती है, जिसमें 2 भागों में चीजें बटी होती है। मैंने आपको जो पिछली वीडियो मैंने पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र था जो, ठीक है, उसके लिए कुछ सीटें और जो देशी रियासतें थी उनके लिए कुछ सीटों का जो है निर्धारण किया जाता है। ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटों का और देशी रियासतों के लिए आपका 93 सीटों का जो है निर्धारण किया जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश जो भारत आपका 2 भागों में विभाजित होता है, एक आपके जो ब्रिटिश प्रांत होते हैं वो, और जहां पर चीफ कमिश्नरी जो है आपके शासन करते हैं वो। तो आपको अगर हम बात करें तो 292 जो है सीटें आपकी ब्रिटिश प्रांत में प्रांतों से और 4 सीटें आपकी चीफ कमिश्नरी से जो है ये पारित की गई थी। आगे अगर हम बात करते हैं तो सीटों की आगे भी बात हुई थी, तो सीटों का निर्धारण किस प्रकार किया गया था, तो 10 लाख लोगों पर एक सीट जो है निर्धारित की गई थी। कितने लोगों पर, 10 लाख लोगों पर एक सीट आपकी निर्धारित की गई थी। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें आरक्षण की पद्धति के बारे में बात होती है, तो इसमें जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, कि मुस्लिम, सामान्य और ईसाई, ठीक है, जो जिस जो है क्षेत्र में जिनका बाहुल्य ज्यादा होगा वहां पर उनको प्रतिनिधित्व ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से उनको जो है आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं तो प्रांतीय असेंबली का चुनाव होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से, और प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आपका चुनाव होता है। आपको पता होगा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आजकल किसका चुनाव होता है, काफी ज्यादा इस समय चर्चा में है क्योंकि अभी अभी आपके राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो देशी रियासतों से प्रतिनिधि चयन होता है, और किसके द्वारा, प्रमुखों के द्वारा, किसके द्वारा, जो प्रमुख होते हैं देशी रियासत के उनके द्वारा प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। मतलब जो देशी रियासत होती थी उसमें क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे, तो राजा महाराजाओं के द्वारा या तो स्वयं वो प्रतिनिधि के रूप में आए या तो उन्होंने अपने राज्य से किसी एक को प्रतिनिधि के रूप में वहां पर भेजा। और मैंने आपको बताया कि सीटों का निर्धारण क्या होता था कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को भेजा जाता था। आगे अगर हम बात करते हैं तो चुनाव सबसे पहले कब होता है इसके लिए, तो चुनाव होता है आपका जुलाई 1946 में, और कितने सीटों के लिए होता है, 296 सीटों के लिए होता है। इसके लिए 296 सीटों, क्योंकि चुनाव से स्वयं को देशी रियासतों ने क्या कर दिया था, बाहर रख लिया था, ठीक है। अगर आगे हम बात करते हैं चुनाव परिणाम आते हैं, जिसमें 208 सीटें किसको मिलती हैं, कांग्रेस को मिलती हैं, 73 सीटें आपको मुस्लिम लीग को मिलती हैं, और आपको 15 सीटें किसको मिलती हैं, जो स्वतंत्र लोग होते हैं, मतलब कि जो जिनके पास कोई कांग्रेस का ना मुस्लिम लीग का कोई जो है इनके पास टैग नहीं होता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही चुनाव परिणाम आते हैं और तो प्रथम बैठक क्या होती है, आहूत की जाती है। कब आहूत की जाती है, 9 दिसंबर 1946 को आहूत की जाती है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जब आहूत की जाती है तो आहूत करने पर पहले दिन जो है लगभग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस बात की जो है चर्चा होती है कि किसको अध्यक्ष चुना जाए। तो अध्यक्ष चुनने के क्रम में सबसे ज्यादा जो वयोवृद्ध थे, मतलब कि जो सबसे ज्यादा जिनकी उम्र ज्यादा थी और जिनको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था, तो उसके आधार पर वहां पर अध्यक्ष को चुना जाता है। और वहां पर किसको चुना जाता है, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुन लिया जाता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो द्वितीय बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को होती है। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुन लिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसी क्रम में 2 उपाध्यक्षों को भी चुना गया था। वो कौन कौन थे, वीटी कृष्णामाचारी और एचसी मुखर्जी को चुना जाता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में। आगे अगर हम बात करते हैं तो 296 सदस्यों में 213 सामान्य सीटें और जो है आपकी 79 मुसलमान सीटें, 4 सिख सीटें और लगभग 33 आपकी अनुसूचित जाति की सीटें और 15 महिलाओं का निर्वाचन हुआ था। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रथम जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। एससी का पूछ लिया जाता है तो उसमें 33 थी। सिखों की संख्या 4 थी, मुसलमानों की आपकी 79 थी और सामान्य की कितनी थी, 213।
आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो सबसे पहले बात क्या होती है, आता है आपका उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित होता है, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पारित करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा, जो है संविधान सभा के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और किसके द्वारा, 13 दिसंबर 1946 को, किसके द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा। फिर ये जब प्रस्ताव पारित, जो है प्रस्ताव इनके द्वारा दिया जाता है, तो पारित कब होता है, ये पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। ये सभी डेटें आप अपने कॉपी पर नोट करते जाएंगे, और जो मैं बताता जा रहा हूँ वो मैं बार बार नहीं कहूंगा आपसे कि नोट करते जाइए, क्योंकि ये क्रम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भर भर के आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं। आगे अगर हम बात करें, 22 जनवरी 1947 को आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। कब होता है, 22 जनवरी 1947 को। आगे अगर हम बात करते हैं तो आपकी प्रारूप समिति का गठन होता है, और कब होता है, 29 अगस्त 1947 को। कब होता है, 29 अगस्त 1947 को आपका जो प्रारूप समिति होता है उसका गठन होता है, और उसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, कुल सदस्य होते हैं आपके 7। कितने होते हैं, कुल सदस्य आपके 7 होते हैं। अब इसमें अगर हम प्रारूप समिति की बात करें, जिसको आप ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। और फिर उसके जो आपके सदस्य थे वो कौन कौन से थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। अगर मैं बात करूं तो एन माधवराव की जगह आगे आते हैं कौन, ठीक है, बीएल मित्र की जगह, बीएल मित्र पहले जो, अगर मूल जो प्रारूप समिति की बात करें तो यहाँ पर बीएल मित्र आदि होते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ये बीएल मित्र की जो है मृत्यु हो जाती है, उसके बाद एन माधवराव जो है इनका स्थान लेते हैं, ठीक है। और टीटी कृष्णमाचारी की अगर हम बात करें तो डीपी खेतान जो है इनकी जगह पर ये आते हैं, टीटी कृष्णमाचारी। डीपी खेतान मूल प्रारूप समिति में होते हैं, और डीपी खेतान जो है अगर हम बात करें की जगह पर टीटी कृष्णमाचारी आते हैं, ठीक है। और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जो है जगह ये लेते हैं, ठीक है। तो 2 लोग इसमें पूछे जा सकते हैं कि मूल में कौन थे, उसके बाद परिवर्तित होकर के कौन आए थे। तो मूल में थे बीएल मित्रा और डीपी खेतान, और उनकी जगह पर कौन आए थे, बीएल मित्रा की जगह पर आए थे एन माधवराव, और डीपी खेतान की जगह पर कौन आए थे, टीटी कृष्णमाचारी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर इसी क्रम में बढ़ते हैं तो संविधान सभा में स्वतंत्रता अधिनियम के बाद कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आपका आता है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ जाता है। उसके बाद होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बना दिया गया, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कब संप्रभु निकाय बनता है, तो ये बनता है आपका संविधान जो है सभा में जो स्वतंत्रता अधिनियम होता है उसके बाद। अब इसके बाद बात करें तो सभा ने स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया, ठीक है। अगर यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, उसको ध्यान दीजिएगा और नोट करिएगा, ठीक है। क्या बनता है कि अगर हम बात करें संविधान सभा में के रूप में अध्यक्ष, अगर 2 चीजें होती थी उसमें, जब 1947 का अधिनियम आपके रूप में पारित हो गया तो आपकी जो संसद का केंद्रीय भवन था वो 2 रूप में काम कर रहा था। एक तो जो आपके विधेयक बनने थे, ठीक है, मतलब भारत को आजादी मिल गई थी, तो किन किन नियमों के द्वारा उसमें काम होना था, तो विधेयक मतलब जैसे कोई कार्य होना है उसके लिए विधेयक भी पारित होने थे, ठीक है। और आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 तक जब, और अगर हम बात करें जब तक भारत गणतंत्र नहीं हो जाता और जब तक भारत का की जो प्रथम मंत्रिमंडल गठन नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक ही जो संविधान सभा थी वही संसद की कार्यकारी जो है संसद थी, उसी में विधेयक भी पारित होते थे, उसी में संविधान सभा का भी कार्य चलता था। प्रश्न पूछा जाता है कि जब संविधान सभा होती थी उसमें अध्यक्षता संविधान सभा की कौन करता था, और जो विधायी रूप में कार्य करती थी ये संविधान सभा उस समय अध्यक्षता कौन करते थे। तो दोनों प्रश्नों का जवाब आप सुन लीजिए। जब संविधान सभा के रूप में जो है अगर हम बात करें कार्य करती थी संविधान सभा, तो इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और विधायिका के रूप में अगर अध्यक्ष की बात करें तो उस समय अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। कौन होते थे, जीवी मावलंकर होते थे। आगे अगर हम बात करते हैं तो सदस्य संख्या बंटवारे के बाद कितनी हो गई थी, 299। आपको पता है 15 अगस्त 1947 में हो जाता है भारत पाक विभाजन, उसके बाद दोनों ही देश स्वतंत्र हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर मूल में बात करें तो टोटल संख्या कितनी थी, जो है 389 थी, और जो है आपका सदस्य संख्या बंटवारे मतलब बंटवारे के बाद कितनी बचती है, 299 बचती है। उसमें अगर हम बात करें तो उस 229 ब्रिटिश प्रांत में 70 देसी रियासतें बसती हैं, ठीक है, कितनी बसती हैं, 229 ब्रिटिश प्रांत बसते हैं और 70 देसी रियासतें बसती हैं।
उसके बाद अगर बात करें तो यही जो है देशी रियासतों के बारे में कह दिया था, माउंटबेटन योजना थी जो 3 जून योजना थी, उसमें कह दिया गया था कि अगर देशी रियासतें चाहें तो स्वयं में स्वतंत्र रह सकती हैं और चाहे तो वो भारत के साथ या जो चाहे वो पाकिस्तान के साथ सम्मिलित हो सकते थे। वो तो कहा जाता है ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कमाल था, ठीक है, जिसको लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कि वो एक हाथ में क्या लेके चलते थे, गाजर लेके चलते थे, एक हाथ में डंडा लेके चलते थे, ठीक है। देशी रियासतों में उनका काम यही था कि वो घूमते थे बढ़िया, ठीक है। अगर जिसको समझाया कि गाजर ले लो गाजर, जैसे किसी देशी रियासत में गए, अगर ये ले लो गाजर, गाजर खा लो, ठीक है, और भारत में मिल जाओ, आराम से उसने गाजर खाई, मजा लिया और भारत में मिल गया। अच्छा, जो गाजर खाने से मना कर देता था, पहले तो उसको समझाते थे, लेकिन उसके बाद वही देखी है ना आपने तिरंगा पिक्चर, ठीक है, उसके बाद वो क्या करते थे, डंडा उठाते थे, ठीक है, और डंडा उठाते थे और फिर सम्मान जाते थे और फिर आ जाते थे, ठीक है। तो दोनों जो है उन्होंने कार्य खूब उपयोग में लाए थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 21 फरवरी 1948 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है प्रारूप समिति की प्रथम जो है रिपोर्ट पेश की जाती है। आपको पता होगा कि प्रारूप समिति, अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो गठन कब होता है आपका, 29 अगस्त 1947 को होता है, और ये रिपोर्ट प्रथम कब पेश करते हैं, 21 फरवरी 1948 को पेश करते हैं। अब जैसे ही प्राप्त यहाँ पर ये रिपोर्ट पेश कर दी जाती है तो अब क्या होता है, अब वाचन प्रारंभ, ठीक है, कि जो है वाचन प्रारंभ हो जाते हैं। वाचन आपके बताएं तो 3 वाचन आपके होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 3 प्रमुख वाचन के बारे में तो इसके बारे में 4 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, फिर 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1948 तक, और आपका 14 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 1949 तक 3 प्रमुख वाचन होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान आपका पारित हो जाता है। क्या होता है, संविधान आपका पारित हो जाता है, एतद द्वारा अधिनियमित हो जाता है, जैसा कि आपका प्रस्तावना में लिखा होता है। अगर हम बात करें संविधान पारित होते समय सदस्य संख्या कितनी रह गई थी, 284। देख रहे हैं ना कि जब आप बंटवारा नहीं हुआ था तब सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, 389 थी। बंटवारे के बाद 200 कितनी बचती है आपकी, 299 बचती है। उसके बाद आपकी जो संविधान पारित होते समय सदस्य संख्या कितनी होती है, 284 बचती है। अगर बात करें तो कुछ प्रश्न और इम्पोर्टेंट बहुत इजी बन जाते हैं। समय कितना लगता है संविधान निर्माण में, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगता है। कितने दिन बहस होती है, 114 दिन बहस होती है। खर्च कितना होता है, लगभग 64 लाख रुपए, 63,96,729 रुपए खर्च होते हैं। और अंतिम बैठक कब बैठती है, 24 जनवरी 1950। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी ये मत प्रश्न में टिक करिएगा कि 26 नवंबर 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, जी नहीं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट लगा करके। अन्य कार्यों की अगर हम बात करें, अब यहां से आपको जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत बढ़िया होती है HDMI। क्या होता है HDMI, मेरा जो कोड है, क्या मैं इसको लिखता हूँ HDMI। जब भी ऐसी चीजें आती है जब मुझे लगता है कि बिल्कुल ये तो कब कोई भी पेपर, जैसे ये पेपर में क्या आप कहेंगे सर इतना ज्यादा डीप में पढ़ा रहे हैं, तो डीप में नहीं है, पेपर का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, पेपर आप अगर इस लेवल की तैयारी नहीं करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि GS में आप अटेम्प्ट करके नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही आपको गंभीरता से पढ़ना है और चीजों को लिखते लिखते सुनते सुनते याद करते हुए भी चलना है, और कॉन्सेप्ट कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ते गई, ठीक है, वैसे कॉन्सेप्ट भी सोचना है। अब HDMI का मतलब क्या है, सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टपक से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप फटक से रह जाते हैं, और एक क्वेश्चन मतलब गलत हुआ तो जहां पर 1/3 की माइनस मार्किंग है वहां 1/3 की माइनस मार्किंग हो जाती है, और जहां पर 1/4 की होती है वहां 1/4 की हो जाती है, और फिर आप हाई कहते हैं और हाई इक्वल्स टू दी -1 होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे तो राष्ट्रीय ध्वज, क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो ये अगर हम बात करें तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। आगे अगर हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल में भारत ने सदस्यता कब ग्रहण की थी, जो ग्रहण की थी आपकी 1949 में। बात कर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों ही आपके 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति कब बनते हैं, 24 जनवरी 1950 को बनते हैं। एक बात और क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर आपका कि राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति कब बनते हैं, और उसमें दोनों डेट दिए हुए होंगे 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। आपको क्या टिक लगाना है, 24 जनवरी 1950 वही सही आंसर होगा, 26 जनवरी 1950 सही आंसर नहीं होगा।
ठीक है। संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में बात कर लेते हैं और उनके अध्यक्षों के बारे में बात कर लेते हैं। तो संविधान अगर हम बात कर रहे हैं तो संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करते हैं। देखिए अगर आपको शॉर्टकट बनाना है तो जहां पर संघ लगा मिल जाए, ज्यादातर जहां पर संघ लगा मिलेगा ना आपको, वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी क्या कर रहे होंगे? अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातियों हेतु जो है सलाहकार समिति कौन होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम बात करते हैं इसमें, इस समिति की अगर हम बात करें तो 2 उप समितियां भी थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? इसमें मौलिक अधिकार की उप समिति, इसकी अध्यक्षता, इसकी जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? जेबी कृपलानी। ये उप समितियां होती हैं। ठीक है, उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? जेबी कृपलानी। बहुत ज्यादा जो है ये हो जाता है कि उपाध्यक्ष नहीं, ये होते हैं उप समितियों के अध्यक्ष। ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? एच.सी. मुखर्जी होते हैं। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू होते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। ये टोटल कुल मिलाकर के 8 समितियों का निर्माण किया गया था, जिसमें 2 आपकी उप समितियां भी थी। कुछ छोटी छोटी समितियों के बारे में बात कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके। सदन समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सदन समिति के अध्यक्ष थे आपके वी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, वी पट्टाभी सीतारमैया बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व है कांग्रेस के। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता किसने की थी? के.एम. मुंशी के द्वारा की गई थी। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। भाषाई प्रांत आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एस.के. डार, मतलब एस.के. डार के क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? उषानाथ सेन होते हैं। कौन होते हैं? उषानाथ सेन होते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं और यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें बात कर लेते हैं। अब प्रश्न आ जाता है कभी कभी घुमा कर स्टैटिक जीके के परिप्रेक्ष्य से कि जो मुहर थी उस पर किसका निशान था? तो उसका निशान था किसका? जो है हाथी का प्रतीक उस पर बनाया गया था। ठीक है, हाथी का प्रतीक बनाया गया था। तो यहीं पर एक मैं आपको एक प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि हाथी परियोजना कब जो है लागू हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर एक और आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ, ऊपर जो महत्वपूर्ण मैंने बताया था, जो डेटें थी कि जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है, इसको कब जो है राष्ट्रीय पंचांग की जो है भूमिका दी गई थी? ठीक है, किस सन में दी गई थी? आप डेट के साथ बता पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बता पाए ठीक है तो आप सन ही आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं अगले वीडियो में इसका उत्तर दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट अवश्य करें। ठीक है, कुछ अपने आप से भी आप ट्राई करें। ठीक है, कैसे चीजों को लिंक करते हुए हमें, क्योंकि जब तक आप स्वयं के विचारों को नहीं उसमें जो सम्मिलित करेंगे तब तक जो है आपके अंदर का जो विकास है वो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं। बिल्कुल भर भर के क्वेश्चन आता है। संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं? बी.एन. राव होते हैं। कौन होते हैं? बी.एन. राव होते हैं। सचिव कौन होते हैं? एच.बी.आर. अयंगर होते हैं। इसका सुलेखन किसने किया गया? बहुत बेहतरीन प्रश्न, आपको बहुत कम जगह लिखा हुआ मिलेगा। सुलेखन किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, सजावट की अगर हम बात करें, मतलब उसके ऊपर जो मूल प्रति थी उस पर काफी ज्यादा, अगर आप मूल प्रति देखते हैं तो मूल प्रति के ऊपर काफी ज्यादा जो डेकोरेशन किया गया था ना, उसमें जो प्रिंटिंग थी वो नहीं थी, तो हाथ से डेकोरेट किया गया था। ठीक है, और ये कौन थे? नंदलाल बोस थे। और ये कौन थे? आपके प्योर मनोहर सिन्हा। कौन थे? प्योर मनोहर सिन्हा थे। और ये इनका संबंध किससे था? शांति निकेतन से था। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर वही थे जिन्होंने 1911 में जनगण गाया था। ठीक है, इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी वो कौन थी? गीतांजलि थी। और अगर हम आगे बात करते हैं, उनको 1913 में साहित्य का नोबेल जो है दिया गया था, प्रथम भारतीय थे। ठीक है, और उसमें अगर हम और बात करें तो इनके द्वारा ही जो 1911 में आए थे जॉर्ज पैचम और मैरी, ठीक है, वो जब उन्होंने जनगण सुनाया तो इनको ही दी गई थी क्या? इंग्लैंड की प्रसिद्ध सर नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इसी के बाद इनके ऊपर, इनके आगे क्या लगा था? सर की उपाधि लगी थी। उसके बाद होता है जलियांवाला कांड, और उन्होंने सर की उपाधि से क्या दे दिया था? त्याग कर दिया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं
फिर हिंदी संस्करण का सुलेखन कैसे होता है, तो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है हिंदी संस्करण का सुलेखन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हम यहाँ पर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण कर चुके हैं, उसके इंपॉर्टेंट समितियों को समझ चुके हैं। आप सभी लोगों ने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो क्लास 1 थी, ये क्लास 2 है। बिल्कुल जो है आप एक क्रम से देखते हुए चलिए। पूरे संविधान को मैं आपके दिमाग में ऐसे जो है एक माला के रूप में पिरो दूंगा कि आप कहीं से भी प्रश्न गलत करके आ ही नहीं सकते हैं, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस हो, चाहे आपका वीडियो हो, चाहे आरओ हो, या यूपी SSC पेट हो, या कोई भी एग्जाम जहां पर आपका संविधान आता है वहां आपके प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। ठीक है, वीडियो को पूरी अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को शेयर अत्यधिक अपने दोस्तों को अवश्य कीजिए। ठीक है, और अपना प्यार अपने चैनल को देते रहिए, ये आपका ही परिवार है और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य घर के सदस्यों का ही होता है। तो मैं आप अपने सभी छात्रों को, अपने सभी मित्रों को, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब में, सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं और सभी परिवार के सदस्य ही अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही जो है अच्छी सोच के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग हमसे जुड़ेंगे, इसके लिए पूर्व से ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।